हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन और आगे के कुछ फंक्शंस का इन्वर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो आपका कोसाइन फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर हम यहाँ पर मानते हैं, तो अगर आपका एफ एक्स जो है वो अगर आपका कॉस एक्स दिया गया है और कॉस एक्स की जो डोमेन है वो आपकी ऑल रियल नंबर दे रखी है और जो इसकी को डोमेन है ये भी आपको ऑल रियल नंबर दे रखी है। तो पहली बात यहाँ से आपने ऑब्जर्व की, आपको कॉस एक्स का ग्राफ भी मालूम होगा। ठीक है, तो ये आपका जो फंक्शन होता है ये आपका कैसा फंक्शन होता है, ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर cos x की रेंज की बात करें तो cos x की रेंज क्या होती है, इट इज -1 to 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर इस फंक्शन को ऑन टू बनाना चाहते हैं तो ऑन टू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी को डोमेन को रिप्लेस कर देते हैं cos x की रेंज से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन को R2 -1 to 1 डिफाइन किया तो अब आपका जो एफ एक्स है cos x फंक्शन ये आपका एक ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑन टू फंक्शन है। अब अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो अब केवल आपके पास एक प्रॉब्लम रह जाती है कि इसे हमें इनटू फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन बनाना है, यानी 1-1 फंक्शन बनाना है। अब हम लोग जानते हैं अच्छे से कि जो आपका cos x का ग्राफ होता है वो आपका एक पीरियोडिक ग्राफ होता है और अगर यहाँ पर आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये लाइन हमारे ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, इसका मतलब है ये फंक्शन जो आपका है ये कैसा फंक्शन होगा, ये आपका एक मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब समस्या ये है कि मुझे कॉस इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए इसे बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। अब इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए ऑन टू तो ठीक है बन गया, ऑन टू में सिंपल क्या काम किया हम लोगों ने, जो को डोमेन आपकी थी इसको हम लोगों ने -1 to 1 आपका रिप्लेस कर दिया जो कि cos x की रेंज होती है। ठीक है, अब हम लोगों को इसे इंजेक्टिव बनाना है तो इंजेक्टिव के लिए क्या होगा, इंजेक्टिव के लिए अगर हम लोग इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो cos x की आपकी डोमेन होती है अगर हम उसके कुछ रेस्ट्रिक्टेड पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, ऐसी पार्ट को सिलेक्ट करें जहां पर cos x की सारी वैल्यूज -1 to 1 अचीव हो रही हो तो उस पोर्शन में हम इसे इन्वर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए अगर यहाँ पर -π/2 से π/2 लेते हैं उस केस में क्या होगा, जो cos x की वैल्यू है वो आपकी मैनी वन ही रहेगी और केवल 0 से 1 की वैल्यू को ही कवर कर रहा है। ठीक है, अगर आप 0 से देखिए यहाँ पर 0 से अगर पाई के ग्राफ को लेते हैं तो 0 से पाई तक का जो आपका ग्राफ होगा, जो मैंने ब्लू से सेट कर रखा है, तो ये जो पोर्शन आपका होगा ये cos x की -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज को कवर करेगा। और दूसरी बात, अब जब हम लोग यहाँ पर 0 से पाई तक का ग्राफ लेंगे उस केस में अब यहाँ पर ग्राफ में कोई भी टर्न नहीं बचेगा और जब ग्राफ में कोई भी टर्न नहीं बचेगा तो आपका जो ग्राफ है वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया इन इंटरवल 0 से पाई। अब अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो आपका जो फंक्शन होगा वो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, वो इस इंटरवल में इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सपोज 0 से पाई के अलावा कोई दूसरी ब्रांच यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है तो देखिए क्या है, जैसे अगर आप यहाँ पर पाई से 2 पाई लेते हैं, ठीक है, तो पाई से 2 पाई जब आप सेगमेंट लेंगे ग्राफ का उस केस में भी cos x आपका -1 to 1 इंक्रीजिंग मैनर में सारी वैल्यूज को कवर कर लेगा। और जब ये सारी वैल्यूज को अगर कवर कर ले रहा है और ग्राफ में कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं बच रहा है, जब टर्निंग पॉइंट नहीं है तो ग्राफ आपका कैसा, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टेंडेंसी इसकी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ है वो आपका कैसा हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। एफ एक्स आपका cos x जो है ये आपका पाई से 2 पाई के पार्ट में आपका इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग अच्छा यहाँ पर भी देखते हैं या आप -2 पाई से -पाई की बात करते हैं तो आपने यहाँ से एक बात ऑब्जर्व की कि अगर हम लोग cos x की कुछ पर्टिकुलर ब्रांच को लेते हैं, डोमेन की कुछ पर्टिकुलर ब्रांच को अगर लेते हैं
तो हम इसे इंजेक्टिव बना सकते हैं। और अगर आप इसे इंजेक्टिव बना सकते हैं तो आसानी से इस फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि जो ब्रांचेस हैं जिसके लिए हम लोग cos x को इंजेक्टिव बना सकते हैं वो हमारी ब्रांचेस क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए जरा यहां पर, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन द पॉसिबल ब्रांचेस ऑफ डोमेन ऑफ cos x फंक्शन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये आपकी हो जाएगी। अगर आप यहां पर देखें तो 0 से पाई क्लोज इंटरवल, पाई टू 2 पाई आप ले सकते हैं, आप 2 पाई से 3 पाई ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। आप नेगेटिव में भी अगर चाहें तो ब्रांचेज यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर लेना चाहो तो आप -पाई से 0 ले सकते हैं, आप -2 पाई से -पाई तक की ब्रांच को ले सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इनमें से अगर कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करते हैं cos x के ग्राफ की और उसकी अगर कोडोमेन को हम लोग -1 to 1 रिप्लेस कर देते हैं जो कि cos x की रेंज है, उस केस में जो cos x फंक्शन आपका है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए जनरल में अगर इसको हम लोग लिखना चाहें कि ब्रांच आपकी जनरल फॉर्म में क्या हो सकती है, तो देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो ब्रांच आपकी होगी वो आपकी n पाई n+1 पाई की फॉर्म की ले सकते हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर आप इसमें अगर आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर लेते हैं तो यहाँ से आपको जो भी ब्रांच मिलेगी, ठीक है ना, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, या नेगेटिव में अगर हम लोग बात करें तो -पाई से 0, -2 पाई -पाई तक की ब्रांच आपकी। तो इन ब्रांचेज में जो cos x का ग्राफ सिलेक्ट होगा वो आपका या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, और वो cos x की सारी वैल्यूज -1 to 1 को कवर कर रहा होगा। और अगर वो सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है उस केस में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये बात आती है कि इनमें से कौन सी ब्रांच ली जाए। ठीक है, तो बेसिकली देखिए ध्यान रखिएगा कि हम इनमें से कोई भी ब्रांच ले सकते हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन में दिया नहीं गया है तो 0 से पाई जो आपकी ये पहली ब्रांच मैंने लिखी है यहां पर, इस ब्रांच को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos x फंक्शन बोलते हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग ध्यान रखें तो आपका जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपकी है कि 0 to पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ cos x। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपको ब्रांच डिस्क्राइब नहीं की गई है उस केस में हम लोग बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 से पाई ब्रांच को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे कि जो मैंने फंक्शन था आपका, जो आपको FR2R दिया गया था, अगर इस फंक्शन को मैं नए तरीके से नई डोमेन में और नई को डोमेन में अगर इसको डिफाइन करता हूं, मतलब अगर आपको एक फंक्शन दिया गया है इफ f 0 to पाई, हम अगर प्रिंसिपल ब्रांच में बात करते हैं तो 0 to पाई, और आपकी जो कोडोमेन है ये अगर आपको -1 to 1 दे रखी है, इस केस में जो हमारा फंक्शन होगा, सपोज यहां पर हम लोग एंगल की बात करते हैं तो थोड़ा समझने के लिए अगर हम लोग यहां पर वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, f थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको cos थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पर जो f थीटा इज इक्वल टू आपका cos थीटा फंक्शन अब होगा जो कि पीरियोडिक था, जो जनरल में आपका कैसा है, एक मैनी वन और इनटू फंक्शन है। ठीक है, जब मैंने इसकी डोमेन को और को डोमेन को डिस्क्राइब किया, रेस्ट्रिक्ट किया डोमेन को, उस केस में अब जो फंक्शन की डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब यार हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है, ठीक है, क्या पढ़ रखा है कि जो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपका 0 से पाई अगर आप cos x के ग्राफ को बनाते हैं, ठीक है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, तो उसके इन्वर्स को देखिए क्या हम लोगों ने यहाँ पे बोला, जो इसका इन्वर्स होगा f इन्वर्स, ये आपका डिफाइन होगा -1 to 1 a to b। अगर डिफाइन होता है fx तो वहां पर उसका इन्वर्स क्या होता है, b to a। तो यहां पर जो fx की कोडोमेन होगी ये आपकी f इन्वर्स की
डोमेन हो जाएगी, और जो यहाँ पर एफ एक्स की डोमेन है ये एफ इनवर्स की आपकी को डोमेन हो जाएगी 0 से पाई, ठीक है। और जो आपका इनवर्स फंक्शन होगा एफ इनवर्स एक्स ये आपका होगा कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल बात समझने वाली देखिए क्या है कि जो एफ इनवर्स फंक्शन आपका है ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स ये आपका कॉस एक्स की पावर -1 है क्या, तो ये ध्यान रखिएगा ये कॉस एक्स के इनवर्स फंक्शन को डिनोट करता है, ना कि ये आपका cos x टू द पावर -1 है या 1/sin x है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका ये इनवर्स फंक्शन है इसकी जो डोमेन होगी, ठीक है, इसकी जो डोमेन होगी ये आपकी -1 to 1 होगी। और क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आपको cos x की ब्रांच डिस्क्राइब नहीं की गई है उस केस में जो उसकी ब्रांच ली जाएगी वो आपकी 0 से पाई ली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो इसकी को डोमेन होगी अगर क्वेश्चन में बोला नहीं गया आपको जब तक हमेशा क्या लेंगे 0 से पाई लेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि cos इनवर्स x आपका इनवर्स ऑफ cos x को डिनोट करता है, ये आपका 1/cos x या cos x टू द पावर -1 बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई बार आप कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे इसको हम लोगों ने कई लोग कर भी लेते हैं इस तरह से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉसिक इनवर्स x ये यूनिक अपना एक सिंबल है, एक आपका इनवर्स ऑफ cos x को डिनोट करता है, ठीक है। इसको हम लोग 1/cos x या cos x टू द पावर -1 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अगर मैंने यहां पर ब्रांच 0 से पाई ली होती, ठीक है, तो इसके इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ग्राफ बहुत जरूरी होता है, ग्राफ अगर आप सही से डिस्क्राइब कर लेते हैं तो आप वहां पर फंक्शन के बारे में ओवरऑल चीज समझ सकते हैं, उसकी टेंडेंसी कहती है, उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है ना, उसकी को डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, तो ये सारी बातें आप समझ सकते हैं, टेंडेंसी समझ सकते हैं उसकी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर cos x की बात करें तो cos x की अगर मैं प्रिंसिपल ब्रांच लेता हूं 0 से पाई और इसकी जो को डोमेन है वो आपकी अगर -1 to 1 है, उस केस में जो cos इनवर्स x का ग्राफ होगा वो आपका देखिए कितना होगा -1 to 1, ये आपकी हो गई इसकी डोमेन, और जो ग्राफ इसका डिस्क्राइब होगा cosic इनवर्स x का वो आपका केवल इतना पोर्शन डिस्क्राइब होगा, ठीक है ना, ये आपका यहां पर होगा पाई, ठीक है, π/2 पाई, ये आपका होगा 3π/2 और ये आपका हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3π/2, ठीक है। तो जो आपका cosic इनवर्स x का ग्राफ होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका ग्राफ हो जाएगा केवल 0 से पाई तक, जो ये आपको ग्राफ इतना पोर्शन दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला जो ग्राफ है। तो cosic इनवर्स x की टेंडेंसी देखिए क्या है, cosic इनवर्स x की जो टेंडेंसी है वो -1 to 1 में कैसी है, डिक्रीजिंग है। जब आप लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करते हैं तो cosic इनवर्स x की जो टेंडेंसी होगी ये आपकी क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हमारी डोमेन -1 to 1 है, सिंपल है, जो cosic इनवर्स x का आपका होता है ये ऑलवेज कैसा होता है, एबव लाई द एक्स एक्सिस। तो अगर इसकी वैल्यू आपकी एबव लाई द एक्स एक्सिस है तो ये कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अगर हमने cos x को प्रिंसिपल ब्रांच में डिफाइन कर रखा है उस केस में जो cosic इनवर्स x का ग्राफ होगा, तो ये मैंने ब्लू लाइन से जो शेड कर रखा है ये आपका cosic इनवर्स x का ग्राफ होगा, और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच में एबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। तो cosic इनवर्स x जो आपका होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से पाई के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझ ली कि हम लोग cos इनवर्स x को कैसे एग्जिस्ट करा सकते हैं, तो उसका सिंपल सा प्रॉब्लम क्या थी हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि जो आपका cos x फंक्शन है ये आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। अगर मैं इसको r to r डिफाइन करता हूं तो ये फंक्शन आपका एक मैनी वन इनटू फंक्शन होगा, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। और अगर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो हमें इसे बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। जब हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बना लेंगे उसके बाद हम इसके इनवर्स को डिस्कस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए
हमने क्या किया उसके लिए, सबसे पहले मैंने इसको ऑन टू बनाने के लिए सिंपल इसकी कोडोमेन को cos x की रेंज -1 to 1 से रिप्लेस कर दिया। तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्राफ से ऑब्जर्व किया कि हम cos x की डोमेन को अगर रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और केवल उस पोर्शन को लेते हैं जहां पर ग्राफ में कोई टर्म नहीं है और cos x की सारी वैल्यूज -1 to 1 आपको मिल रही हैं, उस केस में हम लोग cos x को इंजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर कौन सी ब्रांच सेलेक्ट की, 0 से पाई या पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई या -पाई से 0, -2 पाई से -पाई, ये ब्रांचेस आप ले सकते थे। ठीक है, इनमें से अगर आप कोई भी एक ब्रांच लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका cos इनवर्स x डिफाइन हो जाएगा। अगर आप 0 से पाई लेंगे तो जो cos इनवर्स x आपका होगा वो आपका ये पोर्शन होगा, ठीक है ना। और अगर आप पाई से 2 पाई लेते हैं उस केस में जो आपका ग्राफ होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, इतना पोर्शन आपका, ठीक है ना। और अगर आप आगे लेते हैं इसी तरह से 2 पाई से 3 पाई तो आपका ग्राफ इस तरह से आगे लिया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, पहले अगर आप 0 से पाई लेते हैं तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप पाई से 2 पाई ब्रांच लेते हैं cos x की, तो उस केस में अगर आप यहाँ से -1 to 1 0 यहाँ देखिए मूव करेंगे तो ग्राफ कैसा हो रहा है आपका, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अल्टरनेट में इसकी टेंडेंसी चेंज होती रहती है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू ब्रांच, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी आपके बोर्ड एग्जाम की बात आती है, आप कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जेईई मेंस की बात करते हैं, एडवांस में अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है, किसी भी एप्लीकेशन को यूज करना है, तो ध्यान रखिएगा कि इनवर्स फंक्शन की जो बाय डिफॉल्ट ब्रांच आप लेंगे वो आप हमेशा 0 से पाई लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कोई दूसरी ब्रांच डिस्क्राइब कर रखी है, ठीक है ना, तो आप उसी ब्रांच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील करेंगे। अगर आपको 0 से पाई के अलावा कोई भी दूसरी ब्रांच बतानी है तो आप यहाँ पर n पाई n+1 पाई में n की इंटीजर वैल्यू कोई भी अगर डालेंगे तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा भी दूसरी ब्रांचेस मिल जाएंगी जिनके लिए हमारा फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने बेसिकली cos x के ग्राफ को, cos x की जो आपकी डोमेन थी मैंने उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। और जब आपने cos x के ग्राफ को, cos x की डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड किया उस केस में हम इसे इंजेक्टिव बना सकते थे। और जब मैंने इसकी कोडोमेन को cos x की रेंज से रिप्लेस किया तो मैंने इसको ऑन टू बना लिया। और जब ये ऑन टू बन गया तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इंजेक्टिव भी हो जाएगा ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच में, और ऑन टू भी हो जाएगा। उस केस में हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करा सकते थे। ध्यान रखिएगा जो इसका इनवर्स होगा वो हम लोग डिनोट करते हैं cosec इनवर्स x से, और cosec इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/cos x और cos x की पावर -1। डोमेन क्या है cosec इनवर्स x की, -1 to 1, और जो रेंज है या कोडोमेन जो आपकी होगी यहाँ पर cosec इनवर्स x की वो आपकी 0 से पाई आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जरा हम लोग cosec इनवर्स की 2 प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बता रखा है, पहला वीडियो आपने अगर देखा होगा ध्यान से तो मैंने वहां पर आपको साइन इनवर्स के बारे में बताया था, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है इनवर्स फंक्शन का, तो जो फंक्शन आपके इन्वर्टिबल टू ईच अदर होते हैं तो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो रिस्पेक्टिव डोमेन में आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि हमारा एक फंक्शन जो आपका था ये आपको दिया था मैंने कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तो -1 to 1, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर फंक्शन है वो एफ थीटा इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या है, cos थीटा। यहाँ पर हम लोग थीटा इनपुट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिटरल जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम लोग यहाँ पर थीटा ले लेते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका इनवर्स फंक्शन आपका है ये आपका है -1 से 1 और 0 से पाई डिफाइन होगा। प्रिंसिपल ब्रांच में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एफ इनवर्स x होगा ये आपका cosec इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप cosec इनवर्स यानी f इनवर्स x और f का, यानी मैं लिख देता हूँ, चलिए पहले f इनवर्स ऑफ f का जब आप कॉम्पोजिशन करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स
कॉस थीटा, ठीक है, और ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना होगा आपका, ये आपका होगा थीटा। लेकिन कब, जब आपका एफ इनवर्स या कॉस थीटा जो आपका यहाँ पर है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू आप थीटा लेंगे ओनली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to पाई, क्लोज इंटरवल, ठीक है। दूसरी आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एफ ऑफ एफ इनवर्स का कॉम्पोजिशन यहाँ पर करते हैं तो आपको मिलेगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये आपको मिलेगा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स यानी -1 to 1, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका कॉम्पिटिशन ऑफ एफ इनवर्स ओ एफ एग्जिस्ट करता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक करता है, डोमेन ऑफ एफ से लेकर बी तक मान सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो कॉस थीटा की जो आपकी डोमेन है, अगर इनवर्स की यहाँ पर बात हो रही है तो प्रिंसिपल ब्रांच जो मैंने यहाँ पर ली है कॉस इनवर्स कॉस थीटा आपका थीटा जो कि एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। अगर ये ब्रांच आप चेंज करेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन भी आपका चेंज होगा, वो शिफ्ट होगा आपका, ध्यान रखिएगा। अगर आपका कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका इक्वल टू एक्स के बराबर होगा, ये भी क्या होता है आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये आप -1 से 1 से बाहर नहीं ले सकते यहाँ पर एक्स, ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स की जो डोमेन होगी, हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन के लिए ही डिफाइन होगा। तो ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स केवल आपका x बिलोंग्स टू -1 to 1 के लिए ही ट्रू होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स 1/2 की, ठीक है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर बात करें तो कॉस इनवर्स x ये आपका जो फंक्शन होता है ये आपका क्या है, अगर इन जनरल बात करेंगे तो ये हमारा कॉस x, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, कॉस x होगा। और ये इनवर्स फंक्शन बाय डिफॉल्ट किस ब्रांच में लिया जाएगा, ये आपका 0 से पाई में लिया जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू आपकी होगी ये आपकी कहाँ लाई कर रही होगी, ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई में लाई कर रही होगी, ठीक है। तो अगर चलिए मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आपकी थीटा है, तो जो थीटा आपका होगा ये आपका लाई करेगा 0 से पाई में, ठीक है ना। हमें मालूम है कि अगर आपका फंक्शन एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का जो इनवर्स एलिमेंट है वो आपका क्या होता है, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जैसे यहाँ पर बात की हम लोगों ने, सपोज आपकी एफ थीटा ये आपकी वैल्यू वाई है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू अगर कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इनवर्स ऑफ वाई आपका थीटा लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ 1/2 क्या होगा कॉस थीटा में इन 0 से पाई इंटरवल में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे पास अगर कॉस थीटा फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सोचोगे तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन 0 से पाई इंटरवल में केवल आपके पास एक वैल्यू होगी जहां पर कॉस थीटा आपका 1/2 होगा, ठीक है। तो वो आपकी कौन सी वैल्यू होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है π/3। तो थीटा यहाँ पर आपका हो जाएगा π/3, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स 1/2 जो आपका हो गया ये आपका हो गया π/3, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स √3/2, ठीक है, तो आपको सिंपल इतना समझना है कि कॉस इनवर्स आपका जो फंक्शन है इसकी जो कोडोमेन होती है ये बाय डिफॉल्ट आपकी 0 से पाई, ठीक है। जनरल में बात करेंगे जब भी हम लोग, तो जो प्रिंसिपल ब्रांच के लिए आप बात करेंगे तो आपको पता करना है यहाँ पर कि कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 किस एंगल के लिए होती है इन इंटरवल 0 से पाई। तो 0 से पाई के बीच में आपको सिंपल क्या करना है, √3/2 का इनवर्स एलिमेंट पता करना है इन द फंक्शन ऑफ एफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो √3/2 हमारा किस एंगल पर वैल्यू होती है, π/6 पर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में आराम से लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अगर सपोज आपको यहाँ पर बोला गया है कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कॉस इनवर्स -1/2, ये वैल्यू हमारी 0 से पाई में कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जो कॉस थीटा पर आपको क्या वैल्यू दे, -1/2 वैल्यू दे। तो -1/2 वैल्यू हमारी कहाँ होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगी वैल्यू, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3। ध्यान रखिएगा, सिंपल आपको अगर याद होगा π/3 वैल्यू कब थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 होती है। तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपको नेगेटिव वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम लोग पाई माइनस थीटा कर सकते हैं। थीटा पर अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो कॉस थीटा अगर आपका जो वैल्यू आपको कॉस थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिल रही होगी उसी मैग्नीट्यूड की नेगेटिव वैल्यू आपको पाई माइनस थीटा पर सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। इसी तरह से अगर यहाँ पर आप बात करें, अगर आपसे पूछा गया कॉस इनवर्स -√3/2, ठीक है, तो ये भी आपकी कहाँ लाई करेगी, ये वैल्यू भी आपकी π/2 से पाई यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/6 यानी 5π/6, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा काम है कि जब भी आपको यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू माइनस साइन दे रखा है, कॉस इनवर्स में अगर आपको यहाँ पर माइनस में वैल्यू दे रखी है, उस केस में आप क्या करेंगे, केवल इतना आप पता कर लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो पॉजिटिव इसका जो मॉडुलस है ये वैल्यू हमारी किस एंगल पर आ रही है, ठीक है। अब सेकंड इंटरवल में अगर आपको उसकी वैल्यू पता करनी है तो सिंपल अगर हम लोग यहाँ पर थीटा अगर √3/2 वैल्यू जैसे थी, ये अगर आपकी सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंगल पर अगर मिल रही है तो इसका जो नेगेटिव वैल्यू आपकी होगी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पाई माइनस थीटा पर मिलेगी। तो अगर √3/2 हमारा π/6 पर मिल रहा है ना कॉस थीटा फंक्शन में, तो आपका जो इनवर्स एलिमेंट ऑफ -√3/2 होगा या कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 की जो वैल्यू होगी ये आपकी सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/6 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको वैल्यू निकालनी है कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो -1/√2 की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, देखिए 1/√2 वैल्यू की अगर बात करें तो हमारे पास किस एंगल पर मिलती है, कॉस थीटा की 1/√2 वैल्यू आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पर मिलती है। तो इसका जो कॉस इनवर्स -1/√2 की जो वैल्यू आपको होगी ये आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी π/2 से पाई के बीच में मिलेगी और किस एंगल पर मिलेगी, पाई माइनस π/4 पर, ठीक है। यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 3π/4। एक क्वेश्चन दिया गया आपको कॉस इनवर्स 1/√2 कितना होगा, तो देखिए 1/√2 तो आपको पता है 1/√2 की इनवर्स, अगर आपका कॉस इनवर्स 1/√2 की बात करेंगे तो ये आपकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, कितना होगा, ये आपका होगा π/4। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, अगर आपको वैल्यू निकालनी कॉस इनवर्स -3/2 की, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात समझिए जरा, यहाँ पर कि जो -3/2 है ये आपका -1 to 1 में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि जो कॉस इनवर्स -3/2 है ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी लिखाई थी, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन और यहाँ पर देखते हैं, अगर सपोज आपको लिखा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये क्या है, कॉस थीटा का कॉस इनवर्स एक्स, जो दो फंक्शन आपके हैं, है ना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। अगर आप इनका कॉम्पोजिशन करेंगे तो क्या होगा, ये अगर आपके एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखाई थी आपको, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका जो वैल्यू एक्स की है ये आपकी -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है ना। यहीं पर अगर हम छोटी सी बात करें, कॉस इनवर्स कॉस π/6, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए आप जरा, अगर कॉस इनवर्स और कॉस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स
और cos थीटा ये आपके एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अगर आप प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई और कोडोमेन cos x की -1 to 1 लेते हैं तो cos इनवर्स x इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो जब इनका हम कॉम्पोजिशन करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन कब, जब थीटा आपका प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई में लाई करेगा। तो आप यहां पर देखिए जरा, क्या π/6 आपका 0 से पाई के बीच में है, बिल्कुल है। तो आप क्या करेंगे इसके लिए, ये आपका हो जाएगा π/6, ठीक है ना। अब अगर एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर हम लोग, cos इनवर्स cos 5π/6, ठीक है। तो यहां पर भी अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एंगल है 5π/6, क्या ये आपका 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए आप जरा यहां पर पाई का मल्टीपल है 5π/6 लेस देन 1 है, तो ये आपकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5π/6 ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन यहां पर दिया होता cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होगा, ये जो आपकी वैल्यू है cos इनवर्स cos 7π/6, फिलहाल मैं इसको आगे अभी और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप छोटा बोर्ड में अगर आपका क्वेश्चन आता है, अगर आपको करना है तो बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको डाउट है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 11th मेथड से, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, ठीक है ना। अब देखिए cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में cos आपका नेगेटिव होता है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, cos इनवर्स cos माइनस cos π/6, ठीक है ना। अब ये माइनस cos π/6 जो आपका है, ये बताइए कितना हो जाएगा, जो cos माइनस π/6 आपका होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो cos π/6 कितना होता है, √3/2। तो ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स माइनस √3/2। अब आप इसकी अगर वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपको पता है किस क्वाड्रेंट में मिलेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी पाई माइनस π/6, यानी कि पाई माइनस π/6 5π/6, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम इसके ग्राफ को और इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो ये आपका था cos इनवर्स फंक्शन, यानी इनवर्स ऑफ cos x। इनवर्स ऑफ cos x में आपको सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो इसका cos x के फंक्शन के इनवर्स को एडजस्ट कराने के लिए हम लोग इसे जब ऑन टू बनाते हैं तो इसकी जो कोडोमेन है ये आप लोग cos x की रेंज -1 to 1 लेते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि cos x के इनवर्स को एडजस्ट कराने के लिए इसकी जो डोमेन रेस्ट्रिक्टेड की जाएगी वो डोमेन आपकी कोई भी प्रिंसिपल ब्रांच हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ n पाई n+1 पाई, ठीक है। इस ब्रांच में आप जब भी किसी cos x फंक्शन को लेंगे और अगर आप कोडोमेन -1 to 1 लेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा cos इनवर्स x, और जो cos इनवर्स x आपका होगा इसकी जो डेफिनेशन होगी, इसकी जो आपकी डोमेन होगी ये आपकी हो जाएगी -1 to 1, और जो इसकी कोडोमेन होगी प्रिंसिपल ब्रांच में आप लेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 0 से पाई। एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है आपको कि cos इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/cos x और cos x टू द पावर -1। cos इनवर्स x आपका एक यूनिक सिंबल है, ये इनवर्स ऑफ cos x को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन की, यानी कि अगर आपका जो फंक्शन होता है, आप लोगों ने इनवर्स आप लोगों ने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा होगा, एक फंक्शन आपका y = 10x, ठीक है। तो y = 10x जो आपका फंक्शन होता है तो उसकी जो एक्चुअल डोमेन होती है वो आपकी क्या होती है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो जो आपका 10x का ग्राफ होता है बेसिकली अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो आपका जो π/2 है 3π/2 -π/2 -3π/2, यहाँ पर आपका 10x अनडिफाइंड होता है, तो इसलिए इन पॉइंट्स को हम लोग डोमेन में इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो आपकी जो टेंजेंट आपकी है tan थीटा जो आपका फंक्शन है, इसकी जो डोमेन आपकी होगी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और जो कोडोमेन इसकी आपने ली है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोडोमेन है यही आपकी टेंजेंट की रेंज भी होती है। अगर आपको याद हो, टेंजेंट की जो टेन थीटा जो आपका है, 10x जो आपका फंक्शन होता है, इसकी जो रेंज होती है ये आपकी ऑल रियल नंबर होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही है, अगर मुझे इसके इन्वर्स को भी एग्जिस्ट कराना है तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम आएगी कि जो 10x फंक्शन आपका है ये आपका एक मैनी वन इंटू फंक्शन है। अब मुझे इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए आपको इसे ऑन टू और 1 1 बनाना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर जरा गौर करते हैं कि जो इसकी रेंज है 10x की जो रेंज होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। और जो इसकी कोडोमेन यहाँ पर ले रखी है हम लोगों ने, ये भी क्या है, ये भी आपकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। तो जो 10x फंक्शन आपका ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये आपका क्या है, ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। तो बस एक प्रॉब्लम अब हमारे सामने है कि अगर हम इसको इंजेक्टिव बना लेते हैं, ठीक है, तो जिस पोर्शन में ये इंजेक्टिव आपका हो जाएगा तो हम इसके इन्वर्स को भी एग्जिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखिए क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम आपकी फिर से यही है कि अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो जो आपके ये मैंने जो कर्व बनाए हुए, ये ब्लू से जो मैंने सेट किया हुआ है, उसके बाद ये ब्लैक से सेट किया हुआ है, ये जो आपका है ये आपके 10x के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पर एक वर्टिकल, एक आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये आपके 10x के ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये आपका जो फंक्शन अभी है, जो आपकी करंट डोमेन यहाँ पर लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन आपका कैसा है, ये फंक्शन आपका एक मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। और अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसके इन्वर्स को एग्जिस्ट कराने की आपकी जब बात आएगी तो जैसा हम लोगों ने साइन इन्वर्स के साथ किया, कॉस इन्वर्स एक्स को एग्जिस्ट कराने के लिए जो काम किया है, वही काम सेम आपको यहाँ पर सोचना होगा। तो जो 10x का ग्राफ दिया गया है, इस 10x के ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे कि जो डोमेन आपकी 10x की एक्चुअल में दे रखी है, उस डोमेन के केवल उस रेस्ट्रिक्टेड पोर्शन को हम लोग सिलेक्ट करते हैं जिसमें 10x की सारी वैल्यूज आपको मिल जाए, और साथ के साथ जो 10x फंक्शन आपका है ये आपका मैनी वन भी ना हो, ठीक है। मतलब आपको बार बार कोई टर्निंग पॉइंट ना मिले, या अगर हम उस पोर्शन को लेते हैं तो कोई भी पैरेलल एक्स एक्सिस के लाइन आपके कर्व को एक ही बार कट करे, उस केस में ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जरा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने यहाँ पर ग्राफ लिया हुआ है, अगर यहाँ पर आप -π/2 से π/2, ठीक है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में अगर आप 10x के ग्राफ को लेते हैं तो ये 10x का ग्राफ देखिए आपका -∞ से +∞ सारी वैल्यूज को कवर कर ले रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप 10x के इन्वर्स को एग्जिस्ट कराना चाहते हैं तो हम लोग -π/2 से π/2 में 10x को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप π/2 से 3π/2 लेंगे तब भी आप 10x के इन्वर्स को एग्जिस्ट करा सकते हैं, क्योंकि उस केस में भी हमारे पास जो 10x का ग्राफ है ये आपका -∞ से +∞ 10x की सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है, और उस केस में जो आपका फंक्शन है ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो ये आपका एक 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिंपल बात करेंगे तो अब बहुत आसान हो गया, हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स को पढ़ चुके हैं, कॉस इनवर्स एक्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बड़ा आसान है कि अगर मुझे इनवर्स एग्जिस्ट कराना है किसका, 10x का, ठीक है। तो 10x के इनवर्स कराने के लिए अगर हम लोग यहाँ पर 10x की कुछ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को लेते हैं, उस केस में हम इसके इनवर्स को एग्जिस्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या पॉसिबल हमारे पास जो इसकी जो इसकी रेस्ट्रिक्टेड आपकी जो डोमेन हो सकती हैं वो आपकी पॉसिबल कौन कौन सी डोमेन हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप x की वैल्यू को देखिए, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर -π/2 से π/2 लेते हैं, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है, या आप क्या करते हैं, आप π/2 से 3π/2 लेते हैं ओपन इंटरवल, या इसी तरह से आप अगर 3π/2 से 5π/2 लेते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव में भी आप ले सकते हैं, मतलब अगर आप x की वैल्यूज को -3π/2 से -π/2, या आप यहाँ पर -5π/2 से -3π/2 का इंटरवल अगर आप लेते हैं, उस केस में
जो 10x का ग्राफ होगा ये आपका एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, और ये आपका 10x की सारी वैल्यूज को -∞ से +∞ तक की वैल्यूज को कवर करेगा, ठीक है। तो आप इनमें से अगर कोई भी ब्रांच लेते हैं डोमेन की, अगर आप इनमें से कोई भी ब्रांच लेते हैं उस केस में आप 10x के इनवर्स को एडजस्ट करा सकते हैं। इस ब्रांच में जो 10x आपका होगा ये आपका ऑनटू फंक्शन हो जाएगा और साथ के साथ आपका इंजेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा। इनमें से आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो अगर इन जनरल अगर आप यहां पर बात करें तो आप यहां पर इन जनरल में ब्रांच क्या ले सकते हैं, n पाई माइनस पाई बाई 2 से n पाई प्लस पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ओपन इंटरवल n पाई माइनस पाई बाई 2 टू n पाई प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल की कोई भी अगर ब्रांच आप यहां पर लेते हैं उस केस में जो आपका 10x फंक्शन है ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। मतलब ये आपका फंक्शन ऑनटू फंक्शन भी हो जाएगा और इंजेक्टिव फंक्शन भी हो जाएगा। अब अगर ये इंजेक्टिव फंक्शन भी हो गया है और ऑनटू फंक्शन भी हो गया है, सब्जेक्टिव हो गया है, उस केस में आप इसका इनवर्स एडजस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप डोमेन में इनमें से कोई ब्रांच लेंगे तो हम इसके इनवर्स को एडजस्ट करा सकते हैं। अब बात ये आती है कि कौन सी ब्रांच ली जाए, तो आप इनवर्स एडजस्ट कराने के लिए इनमें से कोई भी ब्रांच ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वहां पर ब्रांच डिस्क्राइब नहीं की गई है और इनवर्स फंक्शन की वहां पर बात की जा रही है, उस केस में हम लोग हमेशा जो 10x की माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है इसी को प्रिंसिपल ब्रांच लेते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग 10x के इनवर्स को एडजस्ट कराएंगे उस केस में जो 10x की प्रिंसिपल ब्रांच होगी, 10x की जो प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो आपकी होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ 10x, ठीक है। अब देखिए जब आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की ब्रांच अगर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जरा फंक्शन देखिए क्या हो जाएगा। तो आपका अब जो फंक्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा f माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 टू r, ठीक है ना। और जो फंक्शन है ये आप ले सकते हैं यहाँ पर f थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं यहाँ थीटा वेरिएबल फिर से ले रहा हूँ, उसका सिर्फ एक रीजन है कि थीटा हमारा यहाँ पर जो इनपुट वैल्यूज हमारी होती हैं 10x में वो क्या होती है, एंगल होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको ध्यान रहेगा कि हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन आपका है वो थीटा में है, यानी एंगल इनपुट कराने होते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन की डमी चेंज नहीं होती है, केवल आप वेरिएबल चेंज कर देते हैं तो एक्चुअल फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू r f थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब अगर आप इसके इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो इसका इनवर्स फंक्शन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा r2 माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। और जो आपका इसका इनवर्स फंक्शन यहाँ पर होगा ये आप लिखेंगे f इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि tan इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 10x और 10x टू द पावर -1, ठीक है। ये आपका इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन को डिनोट करता है। ये आपका 10x का रेसिप्रोकल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल आपका यहाँ पर 10x के इनवर्स का नोटेशन है, एक सिंबल है जो इनवर्स ऑफ 10x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये आपका 1/10x या 10x की पावर -1 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ग्राफ ऑफ इनवर्स ऑफ 10x क्या होगा। मतलब अगर यहाँ पर आप देखिए, अगर आप प्रिंसिपल ब्रांच है ये अगर आप माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लेते हैं तो इसके इनवर्स के ग्राफ को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स की लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट कराएंगे। और जब आप इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे y इक्वल टू एक्स के अबाउट तो जो आपको ग्राफ मिलेगा वो आपको ये वाला पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपकी जो ओवरऑल इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पर वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, ऑल सेट ऑफ रियल नंबर, जो कि tan इनवर्स की डोमेन है। और जब आप इस कर्व की वर्टिकल एक्सिस पर लिमिट देखेंगे तो ये आपका कहाँ है, ये आपका माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल लाई कर रहा है। तो जो आपका tan इनवर्स x है इसका जो ग्राफ होगा
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ब्रांच के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, जो ब्लू लाइन से मैंने यहाँ पर ग्राफ को सेट कर रखा है, यही ग्राफ आपका tan इनवर्स x का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ब्रांच चेंज करते हैं, मतलब अगर आप पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ब्रांच लेते हैं, उस केस में जो आपका tan x का ग्राफ होगा वो ये होगा। tan x की जो डोमेन होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। उस केस में जब आप tan इनवर्स x को डिफाइन करेंगे तो उसका जो ग्राफ आपका बनेगा वो आपका बनेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगर आप इसी तरह से -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2 की ब्रांच लेते हैं तो tan x की जो आप डोमेन हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी -3 पाई बाय 2 से -पाई बाय 2। अब जो आपका tan इनवर्स x का ग्राफ होगा वो आपका ये वाला ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा दूसरी ब्रांच अगर आप tan x की लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो tan इनवर्स x का ग्राफ होगा वो आपका प्लॉट किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत आसान सी बात थी कि अगर मुझे यहाँ पर tan इनवर्स x को एग्जिस्ट कराना था तो उसके लिए मुझे tan x फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाना था, ठीक है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन आपका 1/(1)(on2) फंक्शन होता है। तो हालांकि जो tan x फंक्शन आपका दिया था ये आपका ऑलरेडी on2 फंक्शन होता है। अब मुझे इसको इंजेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, ठीक है। जब रेस्ट्रिक्टेड किया तो मैंने यहाँ पर ग्राफ से पाया कि भाई अगर मैं -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ब्रांच लेता हूँ या पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ब्रांच लेता हूँ, उस केस में tan x अपनी सारी वैल्यूज ऑल सेट ऑफ रियल नंबर को कवर भी कर रहा है और इसका नेचर कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस केस में क्या होगा, ये फंक्शन आपका 1/1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर प्रिंसिपल ब्रांच के लिए बात करते हो तो अगर आपने यहाँ पर tan जो टेंजेंट आपका है ये अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया है फॉर द डोमेन -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एंड को डोमेन ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अगर आपका फंक्शन f थीटा है tan थीटा, ठीक है। थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है आपका, ये आपका -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ये आपकी f की डोमेन हो गई। अब अगर आप इसके इनवर्स को एग्जिस्ट कराएंगे तो वो आपका हो जाएगा f इनवर्स R2 ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ठीक है। मतलब f की जो आपकी देखिए यहाँ पर जो a to b था, ठीक है ना, तो फंक्शन की जो आपकी यहाँ पर डोमेन थी वो f इनवर्स की क्या हो जाएगी, को डोमेन हो जाएगी। और जो फंक्शन की आपकी यहाँ पर को डोमेन है ये आपकी f इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। और हम लोग इनवर्स फंक्शन को डिनोट कैसे करेंगे, tan इनवर्स x, ठीक है। ये tan इनवर्स x आपका इनवर्स ऑफ टेंजेंट का नोटेशन है, सिंबल है। ये आपका 1/tan x या tan x की पावर -1 बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपका 1/tan x क्या होता है, ये आपका होता है cot x, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको कभी भी कंफ्यूजन होता है आपको थोड़ा बहुत, तो आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि tan इनवर्स x ये आपका 1/tan x नहीं है, 1/tan x आपका होता है cot x, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ tan इनवर्स x की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि tan x जो फंक्शन आपका है और इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो आपका क्या है, tan इनवर्स x, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे tan x और tan इनवर्स x के, अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो कॉम्पिटिशन फंक्शन की हमें प्रॉपर्टी मालूम है, हम लोग कई बार कर चुके हैं और हम लोग इसको कॉम्पिटिशन ऑफ फंक्शन में भी अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, देखिए अगर आपका यहाँ पर फंक्शन, अब जो आपका फंक्शन मैंने tan लिया है f, ये अगर आपका -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टू r डिफाइन है और f थीटा जो आपका है ये अगर आपका क्या है, tan थीटा है, ठीक है। और इसका जो इनवर्स है f इनवर्स ये आपका हो जाएगा R2 ओपन इंटरवल -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, f इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनका कॉम्पोजिशन करते हैं, मतलब अगर आप f इनवर्स ऑफ f की बात करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan थीटा, ये आपका हो जाएगा थीटा, डोमेन ऑफ फंक्शन f थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा की डोमेन क्या थी, ये डोमेन जो आपकी थी ये आपकी थी -पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो जब भी आपका थीटा -पाई बाय 2 से
π/2 लाई करेगा, उस केस में tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू ये एक थीटा होगी और ये आपका क्या होगा, ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी तरह से अगर आप f और f इनवर्स का कॉम्पोजिशन करेंगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x। और ये कॉम्पोजिशन आपका कब डिफाइन होगा, ये आपका डिफाइन होगा tan इनवर्स फंक्शन जो आपका है इसकी डोमेन के लिए। इसकी डोमेन क्या है आपकी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हमारा हो जाएगा। और इनवर्स tan x की प्रॉपर्टीज, यहाँ पर अगर हम लोग tan x और tan इनवर्स x का कॉम्पोजिशन करते हैं तो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा विद करस्पॉन्डिंग डोमेन। जब आप f इनवर्स f का कॉम्पोजिशन करेंगे वहां पर जो डोमेन आपकी होगी वो आपकी होगी -π/2 से π/2, तभी ये आपका थीटा होगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। और अगर आप f और f इनवर्स का कॉम्पोजिशन यहां पर करते हैं उस केस में इसकी जो डोमेन होगी ये आपकी होगी tan इनवर्स x फंक्शन की डोमेन, वो आपकी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और ये आपका क्या होगा, इक्वल टू x, यानी एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा और इसकी डोमेन होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो बहुत आसान था। अगर आपने साइन इनवर्स x के इनवर्स को प्रॉपरली पूरा देखा हुआ है, आपने वीडियो ध्यान से अगर देखा हुआ है, आपने इस वीडियो में कॉस इनवर्स x का भी पूरा डिटेल में आपने इनवर्स फंक्शन को देखा है, ग्राफ को देखा, उसकी डोमेन रेंज को मैंने कैसे चेंज किया, उसको मैंने कैसे इंजेक्टिव बनाया। ठीक है, तो आप tan इनवर्स x के इनवर्स को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली सिंपल सी बात है कि अगर आपका जो फंक्शन है f थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये इन जनरल में जो आपका है ये आपका कैसा होता है, ये आपका एक मैनी वन फंक्शन होता है, ऑन टू होता है लेकिन मैनी वन फंक्शन होता है। तो ये अगर मैनी वन फंक्शन है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन को हम लोग अगर बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है मतलब इसको मुझे इंजेक्टिव बनाना होगा, और इंजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग tan x के जो tan x का ग्राफ आपका होता है उससे देखकर हम लोग उसके एक पर्टिकुलर ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे जिस ब्रांच में आपका tan x इंजेक्टिव है। और अगर आपको ब्रांच नहीं दे रखी है उस केस में हमेशा इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल ब्रांच होगी वो आपकी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगी। ठीक है, इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ भी क्लियर हो जाता है। आप tan इनवर्स x के ग्राफ को, tan इनवर्स फंक्शन को बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को आप समझ लो कैसे ये प्रॉपर्टीज आपकी आई हैं, उसके बाद आप इन प्रॉपर्टीज को याद कर लीजिए। ठीक है, आप अगर याद कर लेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्विक वहां पर याद आएगा और फटाफट क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर आप इनको याद नहीं करते हैं तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आएगी, आप बार बार पेज पलटेंगे, आप अपनी फॉर्मूला सीट को देखते रहेंगे और एग्जाम में आप वहां पर कोई ना कोई गलती कर जाएंगे। आपने tan इनवर्स को यहां पर समझ लिया है कि tan इनवर्स x जो आपका है वो आपका tan थीटा का इनवर्स फंक्शन है अंडर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। इसके बाद चलिए हम लोग कुछ यहां पर इस tan इनवर्स x से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, तो tan इनवर्स x क्या होता है, ये आपका tan थीटा का या tan x का आपका इनवर्स फंक्शन होता है। तो अगर आपको यहाँ ब्रांच की बात नहीं की गई है तो प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी हमारी -π/2 से π/2, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, ये आपकी -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। चलिए अगर मान लेते हैं ये वैल्यू आपकी क्या है, कुछ थीटा है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आपकी थीटा है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। थीटा आपका कहाँ बिलोंग करेगा, थीटा आपका -π/2 से π/2 लाई करेगा। अब आपको अगर याद हो 11th में ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से कर रखी हैं, tan थीटा की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होती है, -π/2 से π/2 में। तो सिंपल ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करती है थीटा इज इक्वल टू π/6, यानी कि हमारा जो tan इनवर्स 1/√3 है ये आपका हो जाएगा π/6। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स √3 की
तो ये कितनी हो जाएगी, सिंपल। अब आपको इन्वर्स एलिमेंट बताना है, -π/2 से π/2 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल लाई करता है जिसमें 10x की वैल्यू √3 होती है, तो वो आपकी क्या होती है, π/3। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हैं, अदरवाइज आपको डिटेल में अगर लिखना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, 10 इनवर्स 1 कितना होता है आप बताएंगे, π/4। 10 इनवर्स 0 कितना होता है, ये आपका होगा 0। 10 इनवर्स π/2 कितना होगा, सॉरी 10 इनवर्स -1/√3। ठीक है, 10 इनवर्स -1/√3 कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा -π/6, है ना। इसी तरह से अगर आप 10 इनवर्स -√3 की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -π/3। मतलब भाई 10 इनवर्स -√3 -π/2 से π/2, इस इंटरवल में कौन सा एंगल आपका होगा जिसमें 10x की वैल्यू आपको -√3 मिलती हो। तो 10 माइनस, जब आप 10 ऑफ -π/3 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस थीटा आपका -10 थीटा होता है, तो 10 -10 π/3 -10 π/3 क्या हो जाएगा आपका, -√3। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 10 इनवर्स -1 की वैल्यू निकालनी है तो ये आपका हो जाएगा -π/4। 10 इनवर्स, अब यहाँ पर बहुत सारी आपके पास वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 10 इनवर्स 10 π/3, ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो tan थीटा है और जो tan इनवर्स x है ये आपके एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। तो अगर आपका यहाँ पर जो थीटा है, अगर ये आपका -π/2 से π/2 के बीच में दिया गया है तो इनका कॉम्पोजिशन आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। मतलब tan इनवर्स tan थीटा आपका थीटा होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। ये π/3 कहाँ लाई कर रहा है, π/3 जो आपका है ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर बात करते हैं 10 इनवर्स 1, ठीक है, तो 10 ऑफ 10 इनवर्स 1 ये आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है फिर से वही बात कि 10x और tan थीटा और tan इनवर्स x ये आपके एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और अगर आपका यहाँ पर x की वैल्यू x बिलोंग्स टू r है, उस केस में ये आपका एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। मतलब 10 of 10 inverse x is equal to x for all x belongs to r। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो आपका ये belongs to r होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 10 of 10 inverse √3 लेते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा √3। इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन और इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन को डिस्कस किया है, इनके एग्जांपल्स भी देखे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के थ्रू बहुत जल्दी ही उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दूंगा। आपको किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको यहाँ पर इनवर्स फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनके ग्राफ को समझ लें। ठीक है, तो मैंने पूरा तरीका आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप यहाँ पर मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको आपकी इस परेशानी को जरूर जल्दी से जल्दी दूर करूँगा। आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।